नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। हरियाणा में 2 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग विभागों के साथ प्री बजट समीक्षा कर रहे हैं, सुझाव भी ले रहे हैं, ताकि तमाम विभागों के सुझावों के जरिए विभागों की जरूरतों को ध्यान में रखकर वित्त वर्ष 2022-23 का बजट बनाया जा सके। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायत विभाग के साथ बैठक की। विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ पंचायत विभाग के सुझाव भी लिए गए। खैर, सीएम लगातार कर रहे हैं बही खाते पर बात, और आगामी बजट में क्या होगा खास, आज का यही सवाल। तो पंचायत विभाग के साथ प्री बजट चर्चा के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, जिन पर विचार कर बजट में शामिल किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय तौर पर मजबूत करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के संविधान में पंचायतों को बहुत से अधिकार दिए हुए हैं। इसके अलावा पंचायत अपने स्तर पर भी टैक्स और शुल्क लगाने में सक्षम है, और भी कई मुद्दों पर सीएम ने प्रतिक्रिया दी। सुनिए। जो सिस्टम्स हैं, क्योंकि हमने जो इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई थी, उसके बाद बहुत से परिवर्तन ऑटोनोमस बॉडी के नाते से जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायतें, उनके बहुत से अधिकार बढ़ाए थे, बजट बढ़ाए थे, काम का दायरा भी बढ़ाया था। उस सारे के ऊपर भी समीक्षा की गई और नए बजट में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे कुछ सुझाव आए हैं और बहुत अच्छे सुझाव थे। मुझे लगता है कि उनमें से काफ़ी सुझाव हमारे काम के हैं, जिनको हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रदेश की ओर से एक रिकमेंडेशन होती है, उसमें डायरेक्शन तो पंचायतें खुद इंडिपेंडेंट हैं, चाहे पंचायत हो, जिला परिषद, पंचायत समिति के, अपने यहाँ किस प्रकार की इनका बढ़ाने में कौन सा वो चार्जेज लगा सकते हैं, कौन सा एसेस लगा सकते हैं, कौन सी लाइसेंस, कौन सी फीस लगा सकते हैं। तो ऐसे सब चीज़ें पंचायतें अपने स्तर पर कर सकती हैं। पंचायतों का चुनाव का जो विषय है, कोर्ट में अभी उलझा हुआ है। लगता तो है मुझे कि जल्दी उसका कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा और निर्णय होने के बाद पंचायत चुनाव भी होंगे। लेकिन अगर उसमें देरी होती है तो ये सुझाव आया है कि वहाँ कुछ विलेज लेवल कमेटीज़, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़, ब्लॉक लेवल कमेटीज ऐसी बना करके उनको एक परामर्श के रूप में उनसे परामर्श किया जाए, और जो भी काम हैं उनके परामर्श से अधिकारी करेंगे तो एक संतुष्टि होगी। ग्राम सभा की मीटिंगें भी रेगुलर की जाए, ये सुझाव भी उसमें आए। एनजीटी का एक पीछे ऑर्डर आया था कि एनसीआर एरिया में 10 साल के डीजल के जो व्हीकल्स हैं और 15 साल के जो पेट्रोल के व्हीकल्स हैं, इससे पुराने व्हीकल्स को नहीं चलने दिया जाए। इसकी शुरुआत हमने गुड़गांव से की है। जो वहाँ पर ऑटोज़ हैं, उन ऑटोज़ को, लगभग 5000 ऑटोज़ ऐसे हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, उन लोगों को बुला करके उनकी यूनियंस से बातचीत की है और एक विकल्प दिया है उनको कि अगर वो इसकी जगह नया अपना व्हीकल लेते हैं जो ईवी व्हीकल होगा, तो उसके ऊपर लगभग 80,000 का उनको लाभ दिया जाएगा पुराने व्हीकल के ऊपर नया खरीदने के लिए, और बैंक से उनको लोन भी कराया जाएगा। वो प्राय मान गए हैं सब कि हम 1 महीने के अंदर ये सब रजिस्ट्रेशन हम हमारा फॉर्म भर के और इसके ऊपर हम चलेंगे और हम सब अपने व्हीकल बदलेंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे सुझाव विभाग की तरफ से आए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस पर आगे खाका तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ पंचायतों की आय बढ़ाने को लेकर भी उन्होंने बताया कि पंचायतें खुद आय बढ़ाने के लिए सक्षम हैं कई तरीके से, चाहे वो शुल्क बढ़ाकर या कर बढ़ाकर, किसी तरह से पंचायतें अपनी जो आय है उनको बढ़ा सकती है। सवाल आज का क्या है ये भी आपको बता दें। दरअसल पंचायतों की आय बढ़ाने का क्या प्लान है? सवाल, चुनाव न होने से रुका पंचायतों का विकास, यह भी एक बड़ा सवाल। ग्राम सभाओं को कैसे सशक्त किया जाएगा? इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से कितनी आस? पंचायतों की आय बढ़ाने का प्लान सरकार के पास क्या है? किस तरह से इस पर आगे काम होगा? इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जुड़ गई हैं, केवल ढींगरा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि आप भी अगर इस मसले पर, इस मुद्दे पर कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव अपना रखना चाहते हैं, तो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप भी हमें फोन कर अपनी बात कह सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपना सुझाव रख सकते हैं। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंदना पोपली जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर।
जी, वंदना पोपली जी, पंचायत विभाग के साथ आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक की, प्री बजट मंथन हुआ, किस तरह की जरूरत है उनको लेकर सुझाव भी मुख्यमंत्री ने लिए, कहा कि अच्छे सुझाव मिले हैं। फिलहाल पंचायतों की जरूरतों को देखते हुए और जो क्योंकि पिछले बजट में जिस तरह से और ज्यादा सशक्त पंचायतों को बनाने के लिए कुछ योजनाओं की बात की थी, कुछ बड़े डिसीजन भी लिए गए थे, अभी किस तरह से खास ये बजट पंचायतों को और ज्यादा सशक्त करने में और पंचायतों की आय बढ़ाने को लेकर हो सकता है? देखिए, सबसे पहले बजट से पहले मुख्यमंत्री जी लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं और ये हमारी सरकार में पहली बार हुआ जब मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने बजट पेश करना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने सभी विधायकों से सजेशंस लिए, जिसमें विपक्षी विधायक भी थे, तकरीबन 71 सुझाव थे आए थे, जिनको शामिल भी किया गया था। और उस समय कहा गया था हुड्डा जी की तरफ से, बाकी सब लोगों की तरफ से कि ये तो प्रिंट हो चुका है बजट पहले से और ये तो यूं ही ढोंग कर रहे हैं इस तरह से सजेशन लेने में। लेकिन उन्होंने नाम के साथ बताया कि ये जो लोग हैं इनके सजेशंस हैं, इनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये जो एक परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है प्री बजट की, वो आप देखेंगे कि पहले 15 दिन पहले की बात है, जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक सचिव हैं, उनसे बात की गई और उसके बाद पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनसे बात की गई, उनसे तरह तरह के सुझाव लिए गए। और अब जब ये बात चल रही थी 15 दिन पहले, तब मुख्यमंत्री जी ने अर्बन लोकल बॉडीज का और पंचायत की जो है अलग से हम बैठक करके उन पर हम बातचीत कर सके, ताकि अर्बन और रूरल एरिया में हम किस तरह से प्रोग्रेस को करा सकते हैं। जहाँ तक चुनाव की बात है, ये आप सभी को है, हमारी तरफ से सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी पंचायतों को चुनाव को करा दिया जाए। मेरी खुद बात हुई थी और मुझे ये मालूम है कि हमारी तरफ से प्रयासों में कोई कमी नहीं है। हम चाहते कि और पंचायतों में चुनाव हो, क्योंकि छोटी सरकार जितनी जल्दी बनेगी उतना ही जो लोग हैं जल्दी अपनी जो है समस्याओं को लेकर उनके पास पहुंचे। अधिकारियों के पास हमने तमाम तरह के प्रावधान किए हैं, लेकिन छोटी सरकार की अपनी वैल्यू है, वो जल्दी से जल्दी चाहिए। अभी आप सुन पा रहे होंगे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर चुनाव में समय लगेगा तो भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की कमेटी बना दी जाए जिससे चुनाव जल्दी से जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम नहीं हो, लोगों की जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन हो जाए। तो तमाम तरह की जो कोशिश है पंचायत लेवल पर कि हम उनको सशक्त करें, पहले भी स्टेप लिए गए थे। मैं आपको एक स्टेप याद दिलाना चाहूंगी, जब हमारे जो अभी एट प्रेजेंट प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश, उस कृषि मंत्री थे, स्कीम लेकर आई जिसमें उन्होंने 7 स्टार जो को स्टार्स देना स्टार्ट किए थे, 7 स्टार कि अगर इस एरिया में डेवलप सफाई को लेकर तो वो स्टार दिए जाते थे। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उनको पेमेंट जो है सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। और वो पैसा कहाँ लगेगा? गांव के डेवलपमेंट में ही लगेगा। तो ये एक तो होता है कि आपने पैसा दे दिया और आपने काम करा लिया, लेकिन एनकरेज करना, उनको आगे बढ़ावा देना, वो काम जो है मेरी सरकार बहुत अच्छे ढंग से करती है। जी पोपली जी, एक सवाल ये, क्योंकि देखिए पिछले बजट में भी ये कहा गया था कि विभागवार नहीं सेक्टर वाइज विकास को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन पंचायत चुनावों का असर क्या उस उद्देश्य से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई थी उस पर असर पड़ा है क्या? मुझे आपका प्रश्न नहीं समझ आया। देखिए पिछले बजट में जो ऐलान किया गया था इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाकर विभागवार नहीं क्षेत्रवार विकास को आगे बढ़ाने का, और चूंकि पंचायत चुनाव अभी हुए नहीं है, वो एक बड़ी समस्या सामने है, तो क्या जो पिछले बजट में जो ऐलान किए गए थे उन विकास योजनाओं पर भी इसका असर दिखाई देता है क्या? देखिए, मैं बता जो हमारा समय था कोरोना में बहुत निकला और पंचायत के जो चुनाव हैं वो डिले होने की वजह से ये कहीं ना कहीं जो लोगों की तरफ से ये प्रॉब्लम आती रही कि हमारे को मुश्किल हो रही है। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मेरी सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है और हम क्षेत्र वाइज जो हम चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो बहुत बेहतर ढंग से हो रहा है। जी चलिए ठीक है। केवल ढींगरा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस। केवल ढींगरा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज। नमस्कार जी नमस्कार सर। आज मुख्यमंत्री साहब ने पंचायती विभाग के साथ बैठक की, सुझाव लिए गए हैं बजट को लेकर, क्या कुछ खाका रहेगा उसको लेकर बातचीत हुआ, मंथन हुआ। आप क्या देख रहे हैं पंचायत विभाग के स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए आगामी बजट में?
देखिए, पंचायतों को अधिकार मिलने चाहिए थे, उनके इलेक्शन होने चाहिए थे। ना तो उनके इलेक्शन हो पा रहे हैं, ना ही उनको अधिकार मिल पा रहा है जी। तो ये अभी सिर्फ दावे दावे है, और वो मुझे लगता है कि खोखले, क्योंकि अगर पंचायत का चुनाव कराते हैं तो इलेक्शन के अंदर ये हारते हैं सारी जगह से जी। तो इनको ये समझ में आता है, तो ये इसलिए डिले ही करते हैं कि इसके चुनाव ना ही हो और हम किसी तरह बच के रहें। जिस तरह से किसानों ने दुर्दशा की पूरे देश के अंदर, और हरियाणा उसका बहुत बड़ा पार्ट रहा, और 750 किसान जो है वो करीबन जो है शहादत दे गए, तो वो लोग इनके खिलाफ है, तो इसलिए इनको डर लगता है इलेक्शन होंगे तो पंचायत चुनावों से, पंचायत चुनाव का मामला तो कोर्ट में है ना, इसमें सरकार क्या कर सकती है? नहीं, वो इसीलिए कोर्ट में है क्योंकि कोर्ट में जाया जाता है, में हेल्ड अप करवाया जाता है, तो वो एक प्रक्रिया के तहत है कि कोर्ट में ले जाओ और उसको हेल्ड अप करा लो और उसमें जो है प्रक्रिया में ले आओ कि हमें चुनाव ना कराना पड़े। तो असली बात तो ये है। और आपको बताना चाहता हूं, बजट के मामले में अमाउंट का अगर देखा जाए तो इनको ये बताना चाहिए कि जिस समय कांग्रेस की सरकार 2014 में गई थी तो कुल जो उसके ऊपर कर्जा था वो 60,000 करोड़ का था, आज कितने लाख करोड़ का हो गया ये बताना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हो गया, तो ये जो है ये अच्छा काम है या सरकार की? चलिए ठीक है, संपर्क लगता है टूट गया है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। मैं वापस आऊंगा पोपली जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनकी बात ले लूं फिर आप जवाब दीजिएगा। जगाधरी से एक दर्शक हमारे साथ नीरज हैं। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है, कहिए अपनी बात। सबसे पहले तो सर मैं आपको, आपके हर चैनल वाले पूरे स्टाफ को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और राजनीतिक नेता सर को दोनों को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अब की बार बजट में हरियाणा के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कॉलेज में नो टीचिंग में जैसे हम 10वीं पास लगे हुए हैं, हमारा वेतन 10,000 से भी कम है, क्या अब की बार बजट में हमारा वेतन 18,000 रुपए नो टीचिंग में ये घोषित कर देगी सरकार? और कांग्रेस वाले भी इस बात को क्यों नहीं उठाते सदन में? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज अपना सवाल पूछने के लिए। वंदना पोपली जी, जैसा कि ढींगरा साहब कह रहे थे, कर्ज को लेकर उन्होंने बात की, साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों को कराने से आप लोग डरते हैं, इसलिए मामला कोर्ट में। और जो हमारे दर्शक ने सवाल पूछा उसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो भविष्य जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है, केवल ढींगरा जी हुए बहुत पुराने प्रवक्ता हैं, लगातार टीवी पर भी आते हैं, लेकिन इस तरह की बात वो करते हैं कि जैसे कुछ पता ही नहीं हो, या लोगों को बहकाना चाहते हैं, या सच में जानकारी नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है कि कोर्ट में क्यों है? क्या सरकार लेकर गई कोर्ट में? मुझे बताइए, क्या सरकार लेकर गई कोर्ट में केस को? पंचायतों को चुनाव क्यों रुके हुए हैं? अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो कृपया करके दर्शकों को बहकाए मत। दर्शक जो है वो सब जानते हैं, जो कोर्ट केस है वो कई लोगों के द्वारा डाला गया है, और वो जो जितनी भी पिटीशन लगी हुई है उसके लिए सरकार अपनी तरफ से करे तो जल्दी से निपटारा करके, और नहीं निपटारा होता तो उसको भी रोक दिया जाए। और हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए, हम इलेक्शन जल्दी से जल्दी कराना चाह रहे हैं। और हमारे जो वकील हैं, सरकारी वकील हैं, वो कोर्ट में जाकर कहते हैं कि इलेक्शन जल्दी करवाए जाए पंचायत के, और ये कह रहे सरकार डर रही है। मतलब किस बात का डर है, मुझे ये बताइए। क्या और कोई इलेक्शन नहीं हो रहे? आप एलनाबाद का इलेक्शन नहीं हुआ था, या कहीं और का, यूपी के इलेक्शन नहीं हो रहे, पंजाब के इलेक्शन नहीं हो रहे, कहाँ के इलेक्शन नहीं हो रहे? तो आपको ये मतलब पता नहीं बेमतलब की बात कहाँ से समझ आती है, मुझे पता नहीं। कभी हुड्डा जी कहते हैं कि बजट तो पहले ही छप गया, ये ढोंग हो रहा है, और बाद में पता चलता है कि उनकी पूरी बात झूठी निकल जाती है। तो इस तरह के झूठ बोलने का इनका काम है। जहां तक इन्होंने कर्जे की बात की थी, उसका मैं भी आपको जवाब देना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेरी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। जब ये गए तो बिजली कंपनियों का जो कर्जा था वो अलग से छोड़कर गए, ताकि दिखाने को हमें कि टोटल कर्जे में बिजली का कर्जा इन्होंने अलग किया, लेकिन उसका जो हमारे को इंटरेस्ट देना पड़ रहा था बहुत ज्यादा था। हमने उसको मर्ज किया और इंटरेस्ट हमने कम किया। इतना पैसा जो हमने बचाया है वो हमारी सरकार ने काम किया है, और हम अपनी लिमिट में हैं। जो 3% की लिमिट होती है उसके लिमिट के अंदर है, लिमिट के बाहर नहीं गए हम एक बार भी। हमने उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया है। और आप मुझे ये बताइए, मैं आपको पूरे डेटा के साथ बता सकती हूँ कि पहले दिन से लेकर किस तरह से आपने सिर्फ 2013-14 में हुड्डा सरकार ने 17,712 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। ये जो टोटल कर्जा, इसका एक एक डेटा मेरे पास है, मैं आपको सुना सकती हूँ। सर टीवी पर आकर बोलना कि सरकार खराब कर रही है, आपके पास कोई
मुद्दे हैं नहीं, आपके पास कोई आंकड़े नहीं है, आप यहाँ कर बोलने लग जाते हैं। आपको यही नहीं पता कि पंचायत के जो चुनाव है वो क्यों नहीं हो रहे हैं, किसने केस डाला हुआ है। आप कहते हैं सरकार डर रही है। मेरे ख्याल से अब तो आपको चैनल पे आने से डर लगना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। बिना बात के जब आपको बात पता ही नहीं और आप चैनल पर आकर बैठ जाते हैं तो आपको उससे डरना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है पोपली जी, जैसे ग्रामीण विकास के लिए जिला या प्रदेश स्तर पर पंचायतों की निर्भरता खत्म हो, इसके लिए जिस तरह से ऐलान पिछले बजट में किए गए थे, तो क्या क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाया है? और क्या, क्योंकि जब आज सवाल किया गया मुख्यमंत्री साहब से कि भाई पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए प्लान क्या है, तो उन्होंने जो बात कही वो उन्होंने कहा कि कई तरीके पंचायतों के पास हैं, वो खुद में सक्षम है। क्या सरकार के पास पंचायतों की आय बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है? बिल्कुल सरकार के पास भी प्लान है, सरकार लगातार उस पर भी काम कर रही है। और मुझे लगता है कि हमारी पंचायतें भी सक्षम है। हमने बनाए हैं, वो नए नए आइडियाज लेकर सामने आ रहे हैं और ग्राम सभाएं पहले से ज्यादा सशक्त हुई हैं और आने वाले टाइम में और भी सशक्त होंगी। अभी आपने यहाँ पर चर्चा की थी, आपने आपको अभी यहाँ पर जो चर्चा हो रही थी उसके बारे में कहना चाहूंगी कि एक समय में ये कहा जाता था कि लास्ट मोमेंट पर आकर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बजट एलोकेशन होता है वो लास्ट में करा जाता है जी। ग्राम सभाएं या बाकी और जितने भी एरियाज हैं जो ग्रामीण से रिलेटेड हैं, उनको अपना जितना भी एक्सपेंडिचर है वो टाइम पर कर लेना है। आपको बताना चाहूंगी कि कोरोना समय में हमारा एक्सपेंडिचर बड़ा तो कहीं ना कहीं 100 करोड़ तक भी पहुंच गया है। बहुत सारे एरिया में जो है टाइमली खर्चा जो है वो भी कर दिया गया है, और अगर कहीं नहीं भी किया गया तो उसको कहा गया है कि जो प्लानिंग है उसके हिसाब से उसको कर दिया जाए। जो पंचायतों का विकास है वो तमाम तरह से जो हमारी सरकार है हर एक डायरेक्शन में उसको करने का प्रयास कर रही है, और एक बड़े अच्छे विजनरी ढंग से जो मनोहर लाल जी हैं वो सामने लेकर आते हैं व्यूज को, बातों। कभी भी शॉर्ट टर्म पर ही रहती कि शॉर्ट टर्म पर हम इसको काम करते हैं, हम लॉन्ग टर्म उपायों पर भी जाते हैं। चाहे उसके लिए क्या होता है कि नॉर्मली लोकतंत्र में ये होता है कि 5 साल बाद इलेक्शन है, जनता के दरबार में जाना है, तो छोटे काम है वो करके दिखा दीजिए, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के कामों में जाते हैं, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो, चाहे पानी से रिलेटेड हो, चाहे हमारे सॉइल से रिलेटेड हो। जैसे फसलों की उगाने की बात हो, 7,000 रुपए हमने दिया, जिस तरह से कि अगर आप धान को नहीं उगाते पर एकड़ उसको अलग से दिया जाएगा, तो ये लॉन्ग टर्म लंबे समय में जो जाकर रिजल्ट देंगे हम वो भी काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे लिए राजनीति सिर्फ सेवा है। राजनीति का मतलब यहाँ पर आय पहले हुआ करता, राजनीति के मायने हमने बदले हैं, हमने परफॉर्मेंस दी है। ठीक है मैम। केवल ढींगरा साहब, पोपली जी कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में जो फायदा दे, जिस तरह से सशक्त हो पंचायती राज संस्थाएं, ग्रामीण विकास का जो पहिया है वो तेजी से घूमे, तमाम इन चीज़ों को लेकर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वाली योजनाएं सरकार लागू कर रही है। लेकिन जिस तरह से पिछले बजट की हम बात कर रहे हैं और जो पिछले बजट में जो ऐलान किए गए थे, खास तौर पर ये कि बिजली खपत पर 2% कर लगाया गया था, संपत्ति मूल्य पर 2% स्टाम्प शुल्क का अधिभार भी लगाया गया था। इससे कहा था कि सालाना 500 करोड़ रुपए की आय जो है वो होगी संस्थाओं को। क्या उतना सशक्त पंचायतें हो पाई हैं? देखिए बात ये है, मैंने अभी फिर पहले जो क्वेश्चन पूछा था ना उसका जवाब देने से पहले ये भाग गए। मैंने इनसे पूछा था कितने करोड़ का कर्जा हो चुका। आप ये देखिए 60,000 करोड़ और 2 लाख कितने हजार करोड़, तो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर तो ये कर्जा दे चुके। अगर इनका 1.5 लाख करोड़ का कर्जा होगा तो उसकी अदायगी में अमाउंट देनी पड़ेगी। अगर उसकी अदायगी में अमाउंट देनी पड़ेगी तो इनके पास कहाँ बजट की वैल्यू बचेगी? एक सेकंड वंदना पोपली जी, आप बोल रहे थे ना, मैं चुप करके सुन रहा था। सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि जब 1.5 लाख करोड़ का कर्जा होगा, 1.5 लाख करोड़ अब का कर्जा होगा जो बीजेपी सरकार ने लिया। सुनिए एक मिनट रुकिए। मैं जो बात बोलना चाहता हूँ, अगर 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हो चुका तो उसके बीच में जो उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, अगर इतनी बड़ी इंस्टॉलमेंट ही देनी पड़ेगी तो ये पंचायतों का बजट को अमाउंट कैसे रखेंगे, उसको पंचायतों को कैसे पैसा देंगे, किस तरह से चलाएंगे। दूसरी बात, बजट तो है 1,35,000 करोड़ का जो इन्होंने पिछली बार रखा था, और 1,55,000 2 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा हो चुका।
1 लाख 55, अरे सुनिए तो सही ना, फिर आप कहते हैं कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाना किसी का भी संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कोर्ट से वापस आना सरकार का मामला है। सरकार उस चीज को कोर्ट में प्रॉपर रखे। अगर इलेक्शन होता है, जैसे विधानसभा के इलेक्शन हुए, तो विधानसभा के इलेक्शन भी मैंडेटरी होते हैं, तो आप दूसरे तरीके से उसको उलझाओ नहीं। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जो अमाउंट की बात है और जो आपने कर्जा ले रखा है, आपने कितने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए मेरे को ये बताएं। 60,000 करोड़ के बाद, क्योंकि जब हमारी सरकार भी थी तो INLD की सरकार ने 30,000 करोड़ कर्जा ले रखा था, और 30 से 60 हुआ, और हमने कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हरियाणा के अंदर। आप मेरे को बता दीजिए कितने इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितनी रोड डेवलपमेंट की, कितने ब्रिज बनाए आपने? कोई काम तो किया नहीं। लेकिन वो 60,000 करोड़ का कर्जा जो है वो 2 लाख कितने हजार करोड़ का पहुंच गया। अभी आप चलिए ठीक है सर, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए सर ढींगरा साहब, जवाब ले लीजिए। पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, उसके बीच में आपकी क्या अमाउंट रखी गई है? जो पंचायतों के बजट आपने बढ़ाए होंगे या उसका पंचायतों की अमाउंट आपने इंक्रीज करी है, वो बताए ना। आप ये कहते हैं हम ऐसा कर देंगे, वो तो 7 साल 8 साल देखते हुए कर देंगे। ठीक है सर, अब जवाब भी सुन लीजिए। कितनी अमाउंट बढ़ाई है बजट के अंदर, वो बताएं आप। ठीक है, पोपली जी जवाब दीजिएगा। सबसे पहले केवल जी 60,000 करोड़ का नहीं, 97,000 करोड़ का कर्जा था। आप इसमें बिजली कंपनियों का जो 27, सुन लीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मेरे को अरे सुन लीजिए, झूठ बोलने का काम है आपका है। सुन लीजिए, 60,000 करोड़ आपके मुख्यमंत्री तो मान रहे थे, आपको पढ़कर आना चाहिए, वो खुद कह रहे थे इस बात पे, आप कैसे कह रही हैं? ज्ञान की कमी है, आपने ज्ञान की कमी है। आप सुन लीजिए, 97,000 करोड़ था, जिसमें से हमने 13,000 करोड़ का जो मूल है वो वापस किया, 7,000 करोड़ का ब्याज। गलत बात कर रहे हैं। आपने मूल वापस किया तो आपके खाते में जुड़ा। आप मूल वापस करें या नहीं करें, बिजली का कोई, जब हम गए थे बिजली का कोई कर्जा बाकी नहीं था। आप कह रहे हैं हमने दिया, ये गलत है। गलत फिगर मत कोट करें आप। जो 2013-14 का बजट था वो 60,000 करोड़ था, और जिस समय 14 का 15 का बजट आया तो 70,000 करोड़ था। 97,000 हो ही नहीं सकता। ये गलत फिगर आपकी। आपके बोलने से नहीं होगा। आप अपनी विधानसभा की फिगर चेक करिए पहले, फिर बात करिए। अगर आपको शोर मचाना है तो मचा लीजिए, लेकिन आपने मेरी एक स्टेटमेंट, मैं तो शोर नहीं मचा रहा, मैं तो डाटा दे रहा हूं। मैं बीच में बोली थी आपको, चेक करिए विधानसभा मैंने आपको वैसे नहीं टोका था। चलिए ठीक है ढींगरा साहब, मैं आऊंगा आपके पास भी, एक बार सुन लीजिए। झूठ बोलने से सच्चाई कभी छुपती नहीं है, वो विधानसभा में डटे हैं। अरे सच्चाई पूरी दुनिया ने देख ली, हरियाणा ने देख ली, सबने देख ली। अब सुन लीजिए, सबसे पहले मैंने आपको बीच में से टोका था क्योंकि आपने मेरी स्टेटमेंट गलत बताई थी। मैंने बोला था 2013-14 और आपने उसको अब तक 14, मतलब जब से हरियाणा बना तब से 14 तक का सारा आपने टोटल उसको बता दिया था, इसलिए मैंने आपको टोका था। ठीक है, मैं आपको आपकी बात ठीक है, एक सेकंड नहीं, ठीक है पोपली जी, ये बात तो तय है ना। देखिए पिछले 6 सालों में तिगना हुआ है कर्ज। आप ठीक है, आंकड़े इधर उधर हो रहे हैं, उस पर ना अटके, लेकिन ये बात तो आप भी मानेंगी वंदना पोपली जी कि पिछले 6 सालों में तिगना हुआ है कर्ज। नहीं, देखिए मैं ये मानती हूँ कि जो कर्जा है वो 97,000 करोड़ का था। उसके अलावा हमने उसके मूल को भी वापस किया है, ब्याज को भी वापस किया है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, रोड की बात हो, फिर बोले आप अब कर्जा कितना है, फिर बोले आप, मेरे पास सारे डेटाज हैं, सारे डेटाज हैं। आप सुन लीजिए। अगर आप कहते हैं कि सब पर कर्जा है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो हरियाणा का है वो 12 लाख का मालिक भी है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप कर दिया जिसकी आप बात कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हमने, कितना कर्जा बता दीजिए ना। हमने रोड, सुन लीजिए आप, और मेडिकल कॉलेज हमने बनवाए, रोड हमने डेवलप की हैं, और एम्स मेडिकल कॉलेज बनाए आपने हर एक जिले में, और कुछ हर जिले में बनाया। नाम लीजिए, कौन से जिले में बनाया? वाह, बता दीजिए ना कौन से जिले में। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास लौट रहा हूँ। एक दर्शक संजय हमारे साथ करनाल से जुड़ गए। संजय, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। मैं सर आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ ये बजट के बारे में। मैं तो सर आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। सरकार चाहे किसी की भी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सबको जो है ना फ्री करना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों, क्योंकि इन दोनों चीजों में सर इतनी लूट चली हुई है कि बहुत ज्यादा। शिक्षा की दुकानें खुली हुई हैं जो कि
बहुत ज़्यादा फीसें ले रही हैं इनसे। और स्वास्थ्य के बारे में भी एक बार जो है ना प्राइवेट अस्पताल में चला जाए तो मानो बस जमा पूंजी सारी खत्म हो जाती है एक बार बीमार होने से। जी तो ये दो चीजें सब सरकारों को सर जो है ना इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया संजय अपनी बात कहने के लिए। मेरे पास 2 मिनट इस चर्चा के लिए बची है, मैं एक एक करके आप दोनों मेहमानों के पास आ रहा हूँ। डिंगरा साहब, पहले आपके पास पंचायती राज संस्थाओं को किस तरह से अब सशक्त और करना होगा, इस पर क्या कुछ रोड मैप होना चाहिए, किस तरह से इसका खाका तैयार होना चाहिए, इस पर 30-40 सेकंड आपके पास सर। मुझे कहा जी डिंगरा साहब, देखिए बात ये है, इनके पास जो बजट है उसकी अमाउंट नहीं है। जब अमाउंट नहीं होगी तो बजट में रखेंगे क्या? बात तो ये है। और इनके पास कोई डाटा भी नहीं है, बगैर डाटा के मैडम आ गई टीवी पे। इनके पास ये भी नहीं है कि हम इतना बजट था इतना बढ़ाएंगे, क्योंकि ये पहले कांग्रेस में होती थी तब इनके पास डाटा होते थे और हम डाटा देते थे क्योंकि हम काम करते थे। अब बीजेपी काम ही नहीं करती तो डाटा कैसे आएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। और इनके पास अगर डाटा हो तो ये बताएं कि हम पंचायतों में इतनी अमाउंट रखेंगे जो पंचायतों को मिलेगी। झूठ बोलने का वो फायदा नहीं है। अब सही पिक्चर प्रेजेंट करें, पब्लिक भी सुने आपकी बात। आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आपको मैंने टोक दिया। ठीक पोपली जी, मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है। मुझे जैसा कि आरोप लगा रहे हैं डिंगरा साहब कि बजट नहीं है तो संस्थाओं को आप देंगे क्या? जिस तरह से केंद्रीय बजट पेश हुआ, आगामी 25 सालों की तस्वीर दिखा दी गई, अभी किस तरह से काम होगा इस पर एक क्वेश्चन मार्क रहा। क्या इसी तरह का बजट होगा, इसी तरह की घोषणाएं होंगी? देखिए, घोषणाएं तब होती थी हुड्डा साहब जब खर्चा दिखाकर एग्रो माल बना देते थे, और वो भी स्ट्रक्चर पड़े कि दो क्या करते थे उसको बोलते हैं घोषणा। हमने जमीन पर तो बिल्डिंग बनी हुई है ना। अरे बड़ी तकलीफ है आपको, बड़ी तकलीफ है आपको। अरे बिल्डिंग खाली बिल्डिंग का क्या चलाया नहीं ना आपने? स्ट्रक्चर पड़ा है, बस स्ट्रक्चर का क्या करे? उसको चलाया क्यों नहीं है? एग्रो माल को चलाना चाहिए था ना आपको। केवल जी चलिए ठीक है मैम। डिंगरा साहब, मुझे रोकना पड़ेगा, वक्त यहाँ पर खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को। वंदना पोपली जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। केवल डिंगरा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंचायत विभाग के साथ आज मुख्यमंत्री ने बैठक की है और इस बैठक में तमाम सुझाव विभागों से लिए गए हैं। इन सुझावों के आधार पर ही पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे, बजट का खाका तैयार किया जाएगा। लेकिन पंचायतों को और सशक्त बनाने के लिए सरकार के पास क्या रोड मैप है, किस तरह की योजनाएं होंगी, क्या कुछ ऐलान होंगे, ये आने वाले बजट में तय होगा। इसी के साथ सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।